गुड मॉर्निंग। आज अपन आपके सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि मादा इग्मोद्भिद जो है उसकी संरचना और परिवर्तन की बात करें थे। उसमें अपन ने जायांग या आपके जो अंडक है उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था, बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन किया था, बीजांड के जो प्रकार है अपन अलग अलग प्रकार के पढ़े थे। आज अपन शुरू करेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक, इससे पहले गुरु बीजाणु जनन शुरू करने से पहले अपन गुरु बीजाणु जो है इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। वैसे अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, लेकिन फिर भी ताकि ये अच्छे से समझ में आए तो अपन बात कर रहे थे कि जो आपके मादा इग्मोद्भिद जो होता है इसकी प्रथम पीढ़ी क्या होती है? आपके मादा इग्मोद्भिद जो होता है इसके अंदर अपन जायांग के बारे में पढ़ते हैं कि मादा इग्मोद्भिद या जो आपके पुष्पों की जो मादा जनन अंग क्या है? जायांग है। ठीक है, जायांग या स्त्री कैसे कह सकते हैं। और इसकी एक इकाई क्या कहलाती है? अंडक कहलाती है। और अंडक के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। अभी बात करें अंडक की बात करें तो जैसे मान लीजिए वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र हो गई, ये आपकी वर्तिका हो गई और ये आपके अंडाशय हो गया। और अंडाशय के अंदर बहुत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, इसे बीजांड कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? अंडक कहते हैं। तो अंडक के अंदर क्या है? अंडक क्या करता है? अब देखो मुख्य रूप से बीजांड की बात करेंगे तो अंडक क्या है? कल एक इसका बात भी की थी। अंडक एक बीजांड धारण करने वाली रूपांतरित पण है। मतलब इस प्रकार से बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, रूपांतरित पण है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु पण भी कहा जाता है। किसको? अंडक को। क्यों कहते हैं? बात हो गई कि ये बीजांड को धारण करने वाली रूपांतरित पण है। उसके बाद अपने पढ़ा था कि जब ये अंडक होते हैं इनकी संख्या अधिक हो जाती है और ये अलग अलग रहते हैं तो इसे आपको बोलते हैं पृथकृत, इंग्लिश में बोला जाता है एपोकार्पस। जब ये अंडक आपस में जुड़े होते हैं, संयुक्त होते हैं तो इसे कहा जाता है, इसे बोलते हैं एपोकार्पस। और जब ये अंडक आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सिनकार्पस। तो एपोकार्पस सिनकार्पस पे आप ध्यान रखेंगे। जब आपके अंडक जो एक से अधिक हो जाते हैं, पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं तो एपोकार्पस कहा जाता है। ये आपस में जुड़ जाते हैं तो सिनकार्पस कहा जाता है। उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि जो आपके बीजांड जो होता है, आपके जो अंडक जो होता है, मतलब अपन ये बात करें जायांग है या अंडक बात करें या अंडाशय की बात करें तो जायांग का नीचे वाला भाग क्या होता है? फूला हुआ होता है, जिसे अंडाशय कहा जाता है। इस फूले हुए भाग में बहुत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। और बीजांड को क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणुधानी। क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात की थी मैंने आपको कल, वैसे लास्ट क्लास में बताया तो दो बार फिर भी बता रहा हूँ कि भाई जो ये बीजांड है अंडाशय के अंदर इस प्रकार से मान लीजिए बीजांड है, ये अंडाशय है। ठीक है, तो बीजांड को अंडाशय जोड़ने वाली जो व्रंतनुमा संरचना होती है इसे क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत। ठीक है, और बीजांड जो होता है अंडाशय के जिस भाग से जुड़ता है, यहाँ से जैसे इस जगह जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे? बीजांडासन। और बीजांड व्रंत और बीजांड जहाँ से जुड़ते हैं यहाँ से, उसे क्या कहा जाता है अपन? नाभिका या क्या कहते हैं? हाइलम। और यहाँ पे एक अतिवर्ती पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं अपन? रेफे। क्या कहा जाता है? रेफे कहा जाता है। तो ये अपन कल पढ़ चुके थे। ठीक है, मतलब लास्ट क्लास जो हुई तो उसमें पढ़ चुके थे। अब अपन बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन से पहले। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि अपन इस चैप्टर में कहाँ तक पढ़ेंगे। अपन सिर्फ इसमें जैसे अपन ने पढ़ लिया नर इग्मोद्भिद परिपक्व हो गया, वहाँ तक पढ़ा। इसमें भी क्या करेंगे? मादा इग्मोद्भिद परिपक्व हो वहाँ तक पढ़ेंगे। उसके आगे जो जनन क्रिया से संबंधित कार्य है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपन देखो जैसे नर इग्मोद्भिद में क्या पढ़ लेता कि जैसे मान लीजिए पराकण बना देते हैं एक बार। ये पराकण के भाई अलंकरण हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा बनाया तो ये आपके मध्य, ये आपके बाह्य चोल, ये अंतःचोल। बाह्य चोल वैसे क्या बोलते हैं? अंतःचोल बोला जाता है। और इसके अंदर जो बड़ी कोशिका होती है उसे बोलते हैं कायिक कोशिका और छोटी कोशिका बोलते हैं जनन कोशिका। तो ये अब ये क्या होता है? अपन बात की थी पराकण का अंकुरण कैसे होता है, तो अपने पढ़ा था ज़्यादातर पात्रों क्या होते हैं? ये पराकण जैसे मान लीजिए वर्तिकाग्र, बड़ा सा वर्तिकाग्र बना लिया। ठीक है, ये वर्तिकाग्र और बीच में क्या होता है? यहाँ नीचे आपके बीजांड जो होता है, जैसे मादा इग्मोद्भिद को भ्रूणकोश कहेंगे। तो ये पढ़ेंगे ये कैसे बनता है, डिटेल में ये आज पढ़ने वाले हैं।
कि भ्रूणकोश है, अपन मैंने बीजाणु में बताया था कि भ्रूणकोश जो होता है ऊपर वाली को प्रतिमुखी कोशिका, इसे ध्रुवीय केंद्रक और इसे क्या कहते हैं अंड समुच्चय कहा जाता है। तो ये भ्रूणकोश बनता है, इसे मादा युग्मोद्भिद कहा जाता है। मान लीजिए बीजा आपके परागकण यहाँ पे आ गया, किसके क्रिया के द्वारा? परागण क्रिया के द्वारा। अब क्या अपने कल पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, अंकुरण कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसी जाति का पहचान लिया गया, कैसे पहचानते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसको पहचान लिया तो फिर इसमें क्या होगी, काय कोशिका द्वारा क्या बनती है? परागनलिका बनती है। ये काय कोशिका द्वारा परागनलिका बन गई। फिर जो आपके जनन कोशिका होती है आप कर्मी रूपी हो जाती है, ये यहाँ जाती है, और जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, इससे 2 युग्मक बनते हैं। तो ये अपनी क्रिया यहाँ तक कर लेती है। परागनलिका का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ऐसे बनाया परागनलिका, काय कोशिका है तो ये आपकी परागनलिका बन जाएगी ऐसे, और ये आपके जनन कोशिका परागनलिका में आ जाती है। इस प्रकार से अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे कि भाई आपके नर युग्मोद्भिद भी परिपक्व हो चुका है। अब मादा युग्मोद्भिद कैसे बनता है, गुरु बीजाणु कैसे बनता है, ये भ्रूणकोश कैसे बनता है, उसकी चर्चा अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो अपनी हेडिंग क्या रहेगी? गुरु बीजाणु जनन। देखो लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, सेम का सेम वैसे गुरु बीजाणु जनन होता है। लघु बीजाणु जनन में क्या पढ़ा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। सेम का सेम कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो रहेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो क्या होती है? 2n होती है। इसमें क्या होगा आपके, कौन से विभाजन होगा? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनेंगे? आपके गुरु बीजाणु बनेंगे। और इस पूरी क्रिया के लिए क्या, ये जो पूरी क्रिया है क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से गुरु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन। आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन होने से संतति कैसे बनती है? अगुणित बनती है। कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? 4। लघु बीजाणु में कितने बनते थे? 4। अब अपना डेवलपमेंट पढ़ते ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसे बनती है इसकी बात करें तो देखो क्या होता है कि जो आपके बीजांडकाय जो होता है उसकी कोई एक कोशिका किसकी तरह कार्य करती है? अधस्त्वचा। अधस्त्वचा जैसे कहा जाता है हाइपोडर्मल कोशिका। जब बीजांडकाय की कोशिका जो आकार में बड़ी होती है, जीव भी अधिक पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, वो कोशिका क्या करती है? हाइपोडर्मल कोशिका की तरह कार्य करती है। और ये हाइपोडर्मल कोशिका जो आकार में बड़ी होती है, केंद्र सुस्पष्ट होता है, जीव भी अधिक होता है, इस कोशिका को अपन क्या कह देते हैं? आपके पर पशु आरंभक, या आपको इसको कहा जाता है आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल कहा जाता है। अब ये पर पशु आरंभक कोशिका बन जाती है। अब पर पशु आरंभक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है। जैसे मान लीजिए परिणत, मैंने आपको बताया था जो कोशिका होती है इसके बिल्कुल आपके समानांतर, ऊपर वाली सतह के समानांतर निकले तो इसे क्या बोलते हैं? परिणत विभाजन। पढ़ लिया था। परिणत विभाजन होने से इसमें क्या हो जाती है? 2 कोशिका बन जाती है। जैसे मान लीजिए एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई। एक कोशिका को बोलते हैं प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, और एक कोशिका जो बनती है इसे कहा जाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका और प्राथमिक भित्तीय कोशिका बन जाती है। अब एक प्राथमिक बीजाणु जो कोशिका होती है यह तो विभाजन करेगी नहीं, या फिर ये क्या करती है? किस में बदल जाती है? ये आगे जाके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर देती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या कर देगी? निर्माण कर देती है। और ये प्राथमिक भित्ति कोशिका ये क्या होती है? विभाजित रहती है, या फिर बाद में फाइनली ये क्या कर देती है? आपके भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भित्ति। कौन से? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भित्ति बनाएगी। तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो गया। फिर वही प्रोसेस अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनेंगे? आपके गुरु बीजाणु बनेंगे। और कितने ये क्या होंगे? अगुणित होंगे। कितने बनेंगे? 4। ठीक है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है? आपके गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि भाई गुरु बीजाणु जो है आपके मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया और क्या बन गया? आपके गुरु बीजाणु बन गए। सिंपल सा डायग्राम से बनाए तो ये मान लीजिए आपके बीजांडकाय की बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती है अंदर से। ठीक है, इसमें से एक गुरु बीजाणु कोशिका, वो आपके अर्धसूत्री विभाजन, आपके ये परिणत विभाजन होता है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। ठीक है, बीजांडकाय से। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें क्या होता है? आपके अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। 1 2 3 4, ये गुरु बीजाणु बन गए। अब इन 4 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? इस प्रकार के चतुष्क को क्या कहते हैं? रेखीय चतुष्क। मैंने आपको पढ़ाया था ना चतुष्क के बारे में, तब समद्विपार्श्विक, आपके क्रोशियटी आकार, रेखीय, चतुष्फलकीय। तो ये किस प्रकार का विन्यास हो गया? रेखीय चतुष्क हो गया। अब इसमें बात क्या है
कि जो आपके गुरु बीजाणु बनते 4 बनते हैं, इसमें जो रेखीय चतुष्क में ये 4 गुरु बीजाणु में से एक ही सक्रिय रहेगा। क्या रहेगा? एक ही सक्रिय रहेगा। वो कौन सा? निभाग वाला। अब मैंने आपको बताया था कि अपन ज़्यादातर प्रति एनाट्रोपस बीजाणु पढ़ा था, तो अपन ऐसे बनाया था डायग्राम के, इस प्रकार का बीजाणु बनाया था, इस प्रकार से ये बनाया था ऐसे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे बीजाणु द्वार होता है और यहाँ निभाग होता है। मैंने कहा था ये उल्टा है, 180 पे घूम जाता है, तो इसको अपन ऐसे घुमाएंगे तो ये निभाग नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है? गुरु बीजाणु कौन सा? ये निभाग की स्थिति वाला गुरु बीजाणु क्या रहता है? सक्रिय रहता है, बचता है। बाकी इन 3 गुरु बीजाणु को क्या कर लिया जाता है? गुरु बीजाणु अपने पोषण के रूप में उपयोग कर लेता है, और ये 3 क्या हो जाते हैं? अपहासित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। फाइनली क्या होगा? एक गुरु बीजाणु बचेगा, इसे क्या कहेंगे? सक्रिय गुरु बीजाणु। और ये किस साइड वाला बचेगा? निभाग की तरफ वाला बचेगा। ठीक है। और बाकी जो गुरु बीजाणु जो है आपका, वो क्या हो जाता है? ये गुरु बीजाणु उनसे पोषण ग्रहण करके आकार में बड़ा हो जाता है, और ये बाकी अपहासित हो जाते हैं। इस सक्रिय गुरु बीजाणु को ही क्या कहा जाता है? मादा युग्मकोद, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम पीढ़ी। मादा युग्मोद्भिद की क्या कहा जाता है? प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। और ये मादा युग्मोद्भिद की प्रथम पीढ़ी है, इसे क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश भी कहा जाता है। अब ये हो गया गुरु बीजाणु जनन। अब अपन पढ़ेंगे गुरु बीजाणु का परिवर्तन, इसका डेवलपमेंट या मादा युग्मोद्भिद का डेवलपमेंट कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे। ये लास्ट अपने हेडिंग है इस चैप्टर की। इसी हेडिंग के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आपकी लास्ट हेडिंग का नाम क्या है? मादा युग्मकोद भेद का परिवर्धन, डेवलपमेंट। ठीक, इसकी बात करेंगे कि मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन या डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले बात तो अभी मैंने पढ़ी थी आपको, गुरु बीज सक्रिय गुरु बीजाणु को क्या कहा जाता है? मादा युग्मोद्भिद की प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक होता है भ्रूणकोश, एक होता है भ्रूणकोश। इसे कहा जाता है एम्ब्रियो शेक, और इसे कहा जाता है आपके एम्ब्रियो। अब इसकी देखो, भ्रूणकोश जो होता है क्या फ़र्क है? ये एक गुणित संरचना है, ये त्रिगुणित संरचना होती है। ये निषेचन से पहले की घटना है, निषेचन के बाद बनता है। इसलिए ध्यान रखना, भ्रूणकोश और कोश में अंतर ध्यान रखना, कन्फ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो भ्रूणकोश भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि जो एक गुरु बीजाणु बनता है वो क्या करता है? बीजांड काय की कोशिकाओं से, जैसे मान लीजिए गुरु बीजाणु बच्चा सक्रिय, अब इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? बीजांड कोशिकाएं पाई जाती है। इन बीजांड कोशिकाओं साथ में क्या पाई जाती है? रिक्तिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी। तो ये बीजांड कोशिका क्या करता है? पोषण ग्रहण करता है, और पोषण ग्रहण करके आकार क्या कर लेता है? बड़ा कर लेता है। और रिक्तिकाएं भी क्या हो जाती है? आपस में जुड़ जाती है। तो आकार बड़ा हो जाता है, रिक्तिका आपस में जुड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है? समसूत्र विभाजन होता है। क्या होता है? इस गुरु बीजाणु में, सक्रिय गुरु बीजाणु क्या होता है? सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होगा? समसूत्र विभाजन होगा। और समसूत्र विभाजन होने से क्या होता है? 2 केंद्रक बनेंगे। ये गुरु बीजाणु है, इसमें एक केंद्रक है, तो समसूत्र विभाजन से आपको पता है, एक समसूत्र विभाजन से 2 आपके केंद्र का विभाजन होगा, 2 केंद्र बनेंगे, एक कोशिका विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो इसमें 2 कोशिकाएं बनती है इस प्रकार से। अब क्या होता है? इसमें रिक्तिकाएं जो छोटी छोटी होती है आपस में जुड़ जाती है, और रिक्तिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है। और रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होने की वजह से ये क्या होते हैं? ये जो आपके केंद्रक होते हैं वो एक साथ में नहीं रहकर क्या होते हैं? किनारों पर चले जाते हैं। तो एक तो चला जाएगा निभाग की तरफ, एक चला जाएगा बीजांड द्वार की तरफ। तो ये क्या होते हैं? आपके किनारों की तरफ चले जाते हैं। कौन? गुरु बीजाणु ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। तो ये ध्रुवों की तरफ चले गए, ध्रुवों पर। ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे एक बार समसूत्री विभाजन और होगा इनमें। तो आपको तो एक समसूत्री विभाजन से कितनी बनी? 2, 2 से कितनी बनेगी? 4। तो 2 ऊपर और 2 नीचे बन गई। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एक और समसूत्री विभाजन और होगा, तो 2, 4 से कितनी बनेगी? 8। तो 2 ऊपर, 4 ऊपर और 4 ही नीचे। ठीक है। तो ध्यान रखना, मादा युग्मोद्भिद के परिवर्तन समसूत्री विभाजन कितनी बार होता है? 3 बार। 3 बार समसूत्री विभाजन। कहाँ पे देखो, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 बने, फिर इसमें हुआ तो फिर 2, 4 बने, फिर इसमें हुआ तो बने 8। तो क्या कितना हुआ? 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है। अब क्या होगा कि समसूत्री विभाजनों से 4-4 कोशिकाएं बनी। इन 4-4 कोशिकाएं जो होती है, इनमें से एक कोशिकाएं क्या होती है? आपके मध्य में आ जाती है। ऊपर कितनी रह जाएगी? 3, और एक मध्य में आ जाती है और जुड़ जाती है आपस में। और ये क्या हो जाती है? द्विगुणित हो जाती है, और बाकी सभी एकगुणित रहती है। और फाइनल जो केंद्रक जो होते हैं, ये जो केंद्रक बने हुए हैं, इन केंद्रक पे क्या हो जाती है? भित्ति बन जाती है ऐसे। तो ये भित्ति बनने की वजह से किस में बदल जाती है? कोशिका बदल जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर 3 कोशिकाएं रह गई, नीचे भी क्या रह गई? 3 कोशिकाएं रह गई, और बीच में एक द्विगुणित केंद्रक रह गया।
तो इन 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। उसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक, या कहते हैं द्वितीय केंद्रक, 2 है। और ये जो इसे सलीन केंद्रक भी कहा जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, सलीन केंद्रक। उसके बाद ये जो होती है 3 कोशिका समूह से कहते हैं अंडसमुच्चय कोशिका। और इस अंडसमुच्चय में क्या होता है? एक अंड कोशिका होती है और 2 क्या होती है? सहायक कोशिकाएं होती है। एक अंड कोशिका और दूसरी क्या होती है? एक सहायक कोशिका होती है। एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। किसके अंदर? आपके नीचे वाले 3 कोशिका का जो समूह होता है। बड़ा बना लिया, देख लिया आपके लिए, एक यहाँ पे 2। अब ये जो बन गया 3 आपके, तो इस रचना को कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश। एग्जाम में पूछ ले भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए, तब तो ये बनाना है। गुरु मादा युग्मोद्भिद के परिवर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए, तब ये चित्र बनाना है आपको। ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इस प्रकार का जो भ्रूणकोश बना, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? एक बीजाणु से बना। एक गुरु बीजाणु था, इसे कितने बन गए? देखो कोशिकाओं की बात करते हैं। कोई पूछ ले भाई भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती है, तो देखो 3 कोशिका यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 और 1 ये कोशिका। केंद्रक द्विगुणित है लेकिन कोशिका तो एक ही है, तो कितनी कोशिका अवस्था होगी? 7 कोशिकीय अवस्था। आप पूछे कितनी द्विगुणित है कितनी गुणित है, तो 3 3 6, तो ये गुणित है और 1 क्या है? द्विगुणित है। तो 6 क्या है? n है, और 1 क्या है? द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है। केंद्र कितने? देखो प्रत्येक कोशिका में केंद्र होता है 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 और यहाँ पे 2 जुड़े हैं, इसलिए 8 केंद्र। तो ध्यान रखना भ्रूणकोश में कितना केंद्र की होता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है। और इस प्रकार का जो एक बीजाणु से, इस प्रकार के एक बीजाणु से 7 कोशिका और 8 केंद्र की संरचना बढ़ गई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक बीजाणुविक पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। एक बीजाणुविक पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश, ध्यान रखेंगे, एम्ब्रियो शेक भ्रूणकोश पाया जाता है। इस प्रकार से ये मादा युग्मोद्भिद का परिवर्तन पूरा होता है। ठीक है, वापस बता देते, देखो इसे आप लिखें तो ये आपके सक्रिय गुरु बीजाणु हो गया, रिक्तिका हो गई। ठीक है, ये आपको ध्रुवों पे चले जाते हैं, फिर ये अलग अलग बीच में आ जाते हैं। अपन क्या पढ़ा? एक गुरु बीजाणु होता है जिसे मादा युग्मोद्भिद की प्रथम पीढ़ी कहते हैं, या अपन इसे क्या कहते हैं? भ्रूणकोश भी कहते हैं। इसमें बीजाणुकाएं पाया जाता है, जो सक्रिय गुरु बीजाणु बीजाणुकाएं से भोजन ग्रहण करता है और साथ में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो ये भ्रूणकोश आकार भोजन ग्रहण का आकार बड़ा हो जाता है, बीजाणुकाएं का अधिकतर क्षेत्र घेरने लग जाता है और रिक्तिका भी आकार में बड़ी हो जाती है। और फिर क्या होता है? इस बीजाणु में समसूत्र विभाजन होता है। समसूत्र विभाजन कितनी बार होते हैं? 3 बार। तो पहला समसूत्र विभाजन होता है, तो एक आपको पता है गुरु बीजाणु से 2 गुरु बीजाणु बन गए, और रिक्तिका बड़ी होने की वजह से क्या होता है? ध्रुव पे इनको चली जाती है। एक निभा की तरफ चला जाता है, एक किस तरफ चला जाता है? आपके बीजाणु द्वार। तो ये बीजाणु द्वार की तरफ है एक, और ये कहाँ है? निभा की तरफ है। उसके बाद क्या होगा कि इन पे जाने, किनारे पे जाने पर क्या होगा? ध्रुव पे जाने पर आपके इनमें समसूत्र विभाजन और होगा, और समसूत्र विभाजन होने से 2 बार होता है, 2 से 4 कोशिका बन जाती है। मतलब 3, देखो 3वां समसूत्र विभाजन हो, 1 से कितनी बनती कोशिका? 2, 2 से कितनी बनेगी? 4, और 4 से कितनी बनेगी? 8। तो कितनी बार हुआ? 3 बार। तो फाइनल कितनी कोशिका बन गई? 8 कोशिका बन गई। 8 कोशिका में से एक एक कोशिका क्या आ जाती है? मध्यम आ जाती है। एक एक केंद्र जो होता है वो मध्यम आ जाता है, और इन पे कोशिकाओं पर क्या होता है? भित्ति बनने से कोशिका बन जाती है। तो एक एक कोशिका मध्यम आ जाती है, तो उसे वो क्या हो जाती है? n और n 2n हो जाती है, जिसे बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक या सलीन केंद्रक कहा जाता है। ऊपर वाली जो आपके बीजाणु द्वार की तरफ होती है उसे बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, नीचे की तरफ होती है निभा की तरफ से बोलते हैं अंडसमुच्चय कोशिका। एक अंडसमुच्चय कोशिका में एक अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिका होती है। पूरा ये जो परिवर्तन है इसे क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश कहा जाता है। और इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक बीजाणुविक पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। और एक बीजाणु से पूरी संरचना बनी, इसलिए क्या कहा जाता है? किस प्रकार का भ्रूणकोश है? तो एक बीजाणुविक पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना। बस आज के लिए इतना ही, चैप्टर पूरा हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।